Good evening, everyone. Today we are going to start with our session 5 of this Python and Data Analytics Internship Program, October 2025. Today's topic will be strings and string operations in Python. Okay. So from the first day, we are dealing with variables. Then we started with conditional statements. Then with control flow statements that are conditional statements. After that, we have learned about loops. So now you are enough prepared to get started with the string topic. Okay. So let's see what strings are in Python or in daily life. So for a quick introduction, a string is a sequence of characters enclosed in quotes. Okay. यानी कि जो भी अब तक आपने देखा होगा ना कि अपन फर्स्ट डे से लेके एक चीज करते आ रहे हैं कि अगर अपन प्रिंट लिख रहे हैं तो प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में हम एक मैसेज लिखते हैं। ठीक है। तो वो जो मैसेज होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो आपने लिखा, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग कोई भी वो चीज होगी जो सिंगल कोट्स के अंदर हो, डबल कोट्स के अंदर हो, या फिर मल्टीपल ट्रिपल कोट्स के अंदर हो। ठीक है। तो यानी कि ये जो कोट्स होंगी ये डिफाइन करेंगी कि ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हो वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जैसे कि डेटा टाइप्स होते हैं ना, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग क्लास है पाइथन की, क्लासेस को हम आगे देखेंगे। तो वो एक डिफाइन करती है अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस, जो एक अपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई सेंस मेक करते हैं। स्ट्रिंग्स हमेशा इम्यूटेबल होंगी। इम्यूटेबल मतलब अगर आपने उनको एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। वो चेंजेबल नहीं है। वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज। अगर अब बात आती है कि एक्सेस कैसे करेंगे इन स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज जानते हैं हम कि इंडेक्स क्या होता है। अभी यहाँ पे आपको बहुत जगह ये टर्म मिलने वाली है कि इंडेक्स, उसका इंडेक्स ये है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है। तो क्योंकि अभी हमने ना लिस्ट स्टार्ट किया था ना स्ट्रिंग, तो आपको भी इंडेक्स के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं एक बारी ना आपको रफली एक ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इंडेक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बॉक्सेस मानो कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से पाइथन में स्टोर होती है। जो आपको दिखती है वो आपका विजुअलाइजेशन है, बट जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी ना, वो ऐसे बॉक्सेस में मानो उसको। ठीक है। अब मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखी है, हेलो, जैसे कि डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखते हैं, यहाँ पे पाइथन लिखा है तो आप अभी पाइथन मान लो अभी के लिए, है ना। तो अगर यहाँ हम पाइथन को रिप्रेजेंट करें ना, तो पहला लेटर पी, फिर उसका वाई, टी, एच, ओ, और यहाँ अपन डिक्लेयर कर देते हैं एन। ठीक है। तो ये ना जो पाइथन के अंदर ये जो स्ट्रिंग स्टोर होगी, जो आपने डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर कर दी थी, पाइथन उसको ना ब्लॉक्स में स्टोर करेगा। अब हर ब्लॉक की जो स्टार्टिंग होगी ना, वो 0 से होती है। 0 कुछ नहीं है, ये न्यूमेरिकल क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है। ये जो स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर की है इसका, कि ये किस इंडेक्स पे स्टोर है। ये जो अपन काउंटिंग लिख रहे हैं इसी को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो जितनी लेंथ होगी ना स्ट्रिंग की, ये इंडेक्स वहां तक चलते जाएंगे। अब कोई बड़ी स्ट्रिंग होती तो ये कंटिन्यू हो जाता है, ये ब्लॉक आ गए, है ना। स्पेस भी एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। स्पेस भी एक कैरेक्टर मानते हैं, सिंपल स्पेस जो आप अपन स्पेस की से देते हैं, है ना। तो अब अगर आप इस एग्जांपल में देखो ना कि टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन, अभी पहली लाइन क्या थी, ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग हैज एन इंडेक्स नंबर। स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर अगर आप देखो तो करस्पॉन्ड करता है एक किसी ना किसी इंडेक्स नंबर को। ठीक है। और जो सेकंड लाइन अगर आप इसकी देखोगे तो ये बोल रहा है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0। हमेशा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, और हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 1। अब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, जो आपने पॉजिटिव इस तरह से स्टोर किया ना, नेगेटिव यानी कि उसका उल्टा। लेकिन नेगेटिव 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम 0 पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन देखो जो मैथ में होती है, तो कैसे होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर 0 से नीचे के होते हैं -1, -2, -3। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यानी कि इसका उल्टा हो गया, यानी कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा ना,
उसे अपन -1 लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा चलता जाएगा, ये फिर -2 हो जाएगा, उसके बाद ये इधर ये -3 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा और पी पे जो इंडेक्स आएगा वो आएगा -6, ठीक। अब आप अगर देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपसे कि प्रिंट करना है टेक्स्ट ऑफ 0, ठीक है, ये जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं इसको अपन ऑफ बोल देते हैं। तो टेक्स्ट ऑफ 0 यानी कि 0 इन वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट करो। अपन ने पाइथन को ये समझाया, प्रिंट यानी कि उसको आउटपुट देना है, टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि वो वेरिएबल जिसके अपन ने इसको स्ट्रिंग को स्टोर किया था, उस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है यानी कि पाइथन पाइथन का जो 0 इंडेक्स है उसको प्रिंट कर दो। तो 0 इंडेक्स पे अगर अपन देखें तो लेटर पी है, तो आउटपुट क्या आएगा, पी, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन देखें जो सेकंड लाइन बोली अपन ने, प्रिंट टेक्स्ट -1, तो यानी कि -1 वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर दो। -1 वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, n, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, n, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग है और आपको ये इंडेक्सिंग मतलब दिमाग में बैठा लेनी है अगर आपको आगे पाइथन के प्रोग्राम लिखने हैं। जैसे जैसे आप एडवांस पाइथन पढ़ोगे इंडेक्सिंग बहुत मैटर करने लगेगी। लूप में आपने देखा था कि रेंज होती है कि 0 to 5 और उसके बाद आप प्रिंट कर देते हो नंबर, है ना। तो उस लूप में भी हम फिर इस इंडेक्सिंग को यूज करने वाले हैं आगे वाले प्रोग्राम्स में जो आपके आगे वाले टॉपिक्स में आने वाले हैं, लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, ट्यूपल के अंदर, जहां भी आप देखोगे ना, जितनी अब इससे आगे अपन पाइथन पढ़ेंगे वहां इंडेक्सिंग यूज होने वाली है। तो आपको इंडेक्सिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इंडेक्सिंग में यही होता है जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल एज दैट। अब अगर अपन आगे देखें, जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग सिंटेक्स, जो हम आपको बताने वाले हैं। अब ये क्या होगा, सिंटेक्स यानी कि स्ट्रिंग, जो भी आपकी स्ट्रिंग का नाम रहा होगा, जैसे कि अपने यहाँ पे टेक्स्ट था तो आप टेक्स्ट मान लो एक तरीके से, लेकिन ये क्योंकि जर्नलाइज सिंटेक्स है तो आप पहले इसको अपन ऐसे ही समझते हैं कि ये डिफॉल्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला वो अपन ये जो डबल ये कोलन जो है इससे पहले जो लिखते हैं वो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं आपको इंडेक्स पढ़ा चुका हूँ पिछली स्लाइड में। एंड बताता है अपन को कि एंडिंग इंडेक्स क्या होने वाला है, मतलब वो इंडेक्स जहां तक अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है। स्टेप होगा कि आपको कितने के इंक्रीमेंट से वो वैल्यू चाहिए, ये चीज क्लियर होगी अभी बिलो एग्जांपल के साथ, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि जो पहला कोलन से पहली वैल्यू होगी यानी सबसे पहली वैल्यू वो स्टार्टिंग इंडेक्स बताएगा स्ट्रिंग का, कब स्टार्ट करना है। एंड वाला दिखाएगा कि आपको कब एंड करना है, और स्टेप यानी कि आपको कितनी वैल्यू से इंक्रीज करना है। आपने लूप में देखा होगा ना, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वाइल लूप में भी देखा होगा, अगर आप इंक्रीमेंट ना करो तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, तो यानी कि इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं उससे पहले। द एंड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे मान लो जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, प्रिंट टेक्स्ट 0 सेमीकोलन या सॉरी कोलन एंड देन 5, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 इंडेक्स, यानी 0 इंडेक्स पे क्या है आपका एफ, 0 इंडेक्स से आपको 4th इंडेक्स तक चलना है। 5th वाले इंडेक्स को अपन एक्सक्लूड करके चलते हैं, यानी कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा उससे एक कम तक की वैल्यू लेनी है। अब मान लो यहाँ पे अपनी क्या रिजल्ट आने वाला है, देखो एफ यानी कि 0 इंडेक्स है, फिर एक बढ़ गया बाय, और हाँ एक बात और बता देता हूँ, जो स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है 1। अगर आप स्टेप डिक्लेयर नहीं करोगे ना कोलन लगा के, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 के इंक्रीमेंट से अपने आप को इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे पहले एफ आया क्योंकि 0 इंडेक्स पे एफ था, फिर 1, 0 + 1 क्या हो गया 1, तो यानी कि अब वो 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप 1 पे खड़े हो, 1 वाले इंडेक्स पे खड़े हो, अब उसने क्या करा फिर से, ये अगर लूप के अंदर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइसिंग वाला है तो ये अपने आप रेंज ले लेता है, यहाँ लूप की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप 1 पे खड़े हो, 1 + 1 करोगे तो हो जाता है 2, यानी कि 2 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रही होगी यानी यू, फिर आप 2 + 1 करोगे 3, यानी 3 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रही होगी यानी कि एन, ठीक है। उसके बाद आपने 3 + 1 करा तो यानी कि ये 4 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रही होगी वो, अब जैसे ही आपने 4 + 1 करा ना वो हो गया 5, जो कि 5 अपना ये वाला
अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, यानी कि फिफ्थ वाले इंडेक्स पे आके उसको रुक जाना है, यानी फिफ्थ वाले से पहले तक का काम उसको करना है, फिफ्थ वाले से उसको कुछ नहीं करना, फिफ्थ वाला वो एक्सक्लूड कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आया, FOUND, ठीक है, फाउंड आया इसका आउटपुट। अब सेकंड पॉइंट अगर आप इसका देखो नोट्स में, यू कैन स्किप स्टार्ट और एंड, पाइथन अज्यूम्स फ्रॉम बिगिनिंग और टिल एंड। इसका क्या मतलब है इस लाइन का, ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, आप कोलन लगा के कोई भी वैल्यू क्या कहते हैं स्किप कर सकते हो। जैसे हमने अभी पहले वाले एग्जांपल में स्टेप की वैल्यू स्किप कर रखी थी, बाय डिफॉल्ट पाइथन ने उसको 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, अब हम ना फिफ्थ से लेके फिफ्थ इंडेक्स, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स बोला उसको कि भाई मेरे को फिफ्थ वाले इंडेक्स से स्टार्ट करनी है वैल्यू, यानी इस वाले इंडेक्स जो कि अपना ए है, ठीक है, सेमी कोलन लगाया अपन ने और उसको आगे स्किप कर दिया, अपन ने कोई वैल्यू नहीं दी। अब पाइथन क्या समझेगा, उसे कहां तक जाना होगा। पाइथन को अगर आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करोगे कि मेरे को लास्ट इंडेक्स यहां तक जाना है, पाइथन उसको उस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक बाय डिफॉल्ट ले लेगा, यानी कि फिफ्थ वाले इंडेक्स से शुरू करेगा, यानी ए से शुरू करेगा, और जब तक ये इसकी एंडिंग नहीं हो जाती इस स्ट्रिंग की, तब तक वो उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करके आपको प्रिंट करा देगा, ठीक है। यानी कि फिफ्थ वाले इंडेक्स उसका यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स था, और बाय डिफॉल्ट वो एंड वाला इंडेक्स इस स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर लेगा। ये एन कैरेक्टर लास्ट नहीं है, ठीक है, इसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जो हमें नहीं दिखाई देता उस तक, इसलिए हमारे पास ये एन यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यानी कि ये एक रेंज बन गई, अगर आप कोई भी वैल्यू स्किप करते हो तो पाइथन उसे डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, स्टार्टिंग की 0, एंडिंग की सबसे एंड वाली, और स्टेप की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जैसे कि आपने थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, इधर से इसने क्या किया कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है आपका वो इसने स्किप कर दिया और एंडिंग इंडेक्स 4 दिखा दिया। अब मैंने बोला 4 है तो यानी कि 3 इंडेक्स तक चलेगी, थर्ड वाले इंडेक्स तक, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं होगा। अब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहती है, 0, तो अब ये स्टार्ट करेगा एफ से लेके थर्ड वाले इंडेक्स तक, यानी कि 0, ये जो अपना एफ हो गया ये 0 हो गया, ठीक है, 1 ओ हो गया, फिर यू 2 हो गया, और एन क्या हो गया 3, यानी इतने वर्ड इसके ना यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अब क्या होगा अगर हम दोनों ही वैल्यू स्किप कर दें, स्टार्टिंग और एंडिंग की, ठीक है। अब हमने स्टेप दिखा, देखो यहाँ पे दिया है 2, यानी कि अब डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट नहीं करेगा, 2 इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन हमने इसको बोला है कि ना हम तुम्हें स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे हैं ना हम तुम्हें एंडिंग इंडेक्स दे रहे हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर दोनों में से कोई भी इंडेक्स अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पाइथन उसे बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 0, एंड लास्ट वाले इंडेक्स को सबसे लास्ट वाला न्यू लाइन कैरेक्टर तक का, यानी कि जो सबसे लास्ट तक आपने वर्ड डिफाइन किया। इसका मतलब अपने पाइथन को बोला कि पाइथन तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, लेकिन इस बार तुमको 2 स्टेप्स एट अ टाइम लेने हैं। यानी कि अगर आपने एफ प्रिंट करा, एफ 0 पे था, तो 0 + 2 क्या हो गया, 2। आप इस बार 0 + 1 नहीं करोगे, 0 + 2 करोगे, क्योंकि अपने स्टेप की वैल्यू इसको पाइथन को बताइए कि आपको स्टेप की वैल्यू लेनी है 2। तो जैसे ही अपन 0 + 2 करेंगे ना, तो वो एफ से लेके 0 पे आया यानी एक स्टेप, ओ पे आया एक स्टेप, ओ से लेके जैसे यू पे पहुंचा यानी 2 स्टेप, उसके 2 स्टेप पूरे हो गए, तो यानी यू को वो कंसिडर कर लेगा। अब अभी अपन जो है यू पे खड़े हैं, तो यू पे अपनी वैल्यू क्या इंडेक्स की 2, 2 + 2 4, यानी फोर्थ वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू रही होगी यानी कि डी, डी को ले लेगा। फिर अभी अपन 4 पे खड़े हैं तो 4 + 2 यानी कि 6, सिक्स्थ वाला इंडेक्स क्या है टी, तो वो टी को ले लेगा। अब t + 2 करेंगे यानी कि सिक्स्थ वाले इंडेक्स पे अपन अभी खड़े हैं, 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी कि आप ओ पे पहुंच गए, ठीक है। तो फिर वो ओ ले लेगा, लेकिन जैसे ही आपने 8 + 2 करा ना, तो वो क्या हो गया 10, और वो कहाँ चला गया, एन से बाहर, बाहर कोई कैरेक्टर है नहीं, तो वो ओ तक ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो उसका आउटपुट ये आएगा। अगर मैं आपको ये कोड में लिख के दिखाऊं, अभी मैंने बोला कि स्ट्रिंग को अपन डिक्लेयर करते हैं डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर अपन जो भी चीज लिखेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये अभी अपनी टेक्स्ट है, ठीक है। अब टेक्स्ट जैसी अपन ने लिया ना, अब यहाँ अपन ने प्रिंट किया, अपन जो स्लाइसिंग वाली मेथड की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट अगर मैं 0 प्रिंट करता ना, तो देखो वो एफ दे देता, सिंपल,
लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मेरे को रेंज चाहिए। तो मैंने उससे बोला 0 से लेके 5 तक प्रिंट करो। उसने प्रिंट किया फाउंड, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूं ना कि स्टेप जो है ना तुम 2 लो, तो पता है इसका क्या रिजल्ट आएगा? FUD। क्यों? एफ जो थी, एफ की जो वैल्यू थी ना यहाँ, वो 0 थी। जैसे 0 + 2 करा, वो यू पे आया, यू लिख दिया। 2 + 2 करा, 4 पे आया, उसने डी लिख दिया। लेकिन जैसे ही उसने 4 के बाद +2 करा, वो 6 पे आया। लेकिन हमने बोला था कि आपको तो 4 तक ही लेना है, यानी 5 से कम तक लेना है, तो इसलिए वो आगे का कंसिडर नहीं करेगा। रेंज उसने ये बताई और उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर इसके साथ में स्पेस दे दूं ना, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि टेस्ट लिख दे रहा हूं मैं, है ना। तो अब एक चीज देखते हैं यहाँ, इसको रन करेंगे। लेकिन ये अपन को पता था कि ये 9th इंडेक्स तक है, 9, और ये हो जाएगा 10th, ये हो जाएगा 11th। अभी ना अपन को 11th वाला करेक्टर चाहिए, तो देखते हैं 11th पे क्या आता है। अब 11th पे टी आ रहा है, ठीक है। क्यों? आपको अभी जैसे बताया एन तक जो था 9th कैरेक्टर था, लेकिन जो 10th कैरेक्टर होगा वो पता है क्या है? स्पेस। अगर आप 10th कैरेक्टर प्रिंट करोगे ना, तो ये देखो, एक से कुछ नहीं दिया स्पेस को। मतलब वो चीज होगी जो इनविजिबल है, जो अपन नहीं देख सकते, लेकिन वो है, उसको काउंट करेंगे हम। जब भी ये स्ट्रिंग का अपन कॉन्सेप्ट खेलेंगे ना, तो इसके अंदर स्पेस एक खुद में अपने आप रिप्रेजेंटेशन रखता है। आप जितने स्पेस दोगे ना, उतने कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ मैंने एक और स्पेस दिया ना, तो यहाँ 2 कैरेक्टर हो गए। अब टी की वैल्यू 11 नहीं है, अगर मैं 11 प्रिंट करूंगा ना, यहाँ 11th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करूंगा, देखो अभी भी कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं 12 लिखूंगा ना यहाँ, तो टी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो एक इंडेक्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है, उसने टी प्रिंट कर दिया। तो ये था कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर भी एक क्या बोलते हैं, एक इंडेक्स अपने आप में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये सब स्लाइसिंग का था। अब जो मैं आपको नेगेटिव वाली स्लाइसिंग के लिए बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ -1, -1 से -5 तक कर देते हैं, ठीक है। अब इधर इसने क्या किया है, ये इधर क्यों प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब ये लास्ट वाले उससे लेगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप रेंज को, आपको स्टेप जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 लेता है, नेगेटिव वाली में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये देखो, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जब तक आप चेंज नहीं करोगे, वो +1 करेगा। और जैसे आप -1 से स्टार्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपको जाना है -5 की तरफ, और आप उसको कर दे रहे हो +1, तो यानी कि उसका सिंटेक्स गलत हो गया, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, उल्टा क्यों प्रिंट हुआ, ठीक है। स्मॉल टी पहले आया है, फिर एस आया है, फिर ई आया है, फिर टी आया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि अपन नेगेटिव इंडेक्सिंग रिवर्स में होती है, यानी लास्ट से राइट टू लेफ्ट। अपन जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं वो करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो पहले जो ये जो टी है ना, सबसे लास्ट वाले स्मॉल टी, इसको -1 वाले इंडेक्स को इसने यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद इसने -1 करी उसके अंदर वैल्यू, यानी -1 कितना हो गया, -2, यानी -2 पे क्या वैल्यू थी, एस। फिर उसने एस प्रिंट किया। -2 -1 हो गया -3, फिर उसने ई प्रिंट किया। फिर -3 -1 हो गया -4, फिर उसने टी प्रिंट किया। तो ये आप रेंज इस तरह से डिफाइन करते हो। तो ये सब था अपना स्लाइसिंग के बारे में, कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग अपन कैसे करते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन पे, ठीक है। कॉन्केटिनेशन का मतलब हो गया यानी कंबाइन करना, और रिपीटेशन का मतलब हो गया यानी किसी चीज को बार बार रिपीट करना। पाइथन में ये चीज आप बहुत सिंपली कर सकते हो। आपको बस प्लस सिंबल और जो अपना एस्ट्रिक सिंबल है, जिसको अपन मल्टीप्लीकेशन सिंबल बोल देते हैं, आपको ये दोनों यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस एग्जांपल में यहाँ देखो, ए है और दूसरी स्ट्रिंग बी है। ए के अंदर आपने SAS लिखा है, ठीक है, और बी के अंदर आपने लिखा है फाउंडेशन, ठीक। अब जब आप इसको लिखोगे ना, प्रिंट A प्लस डबल कोट्स, ये स्पेस के लिए दिए हैं, +B, तो ये आपका ये वाला रिजल्ट आएगा। आप लिखोगे प्रिंट A × 3, यानी कि जो ए में वैल्यू थी उसको 3 बार ये प्रिंट करेगा, यानी SAS एंड देन SAS, ठीक है। जैसे कि अगर इसको आप करके देखो इधर,
इसको पी ले लो। अब अगर हम इसकी वैल्यू को प्लस करके लिखेंगे ना, अगर वो डबल कोट्स बीच में ना दें, आप देखना चाहोगे रिजल्ट कैसा आएगा, तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बिना स्पेस के आ रहा है, क्योंकि स्पेस एक कैरेक्टर है, वो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो कब करोगे, आप कहीं भी कर दो, प्लस के बाद कर दो या प्लस के पहले कर दो। ठीक है, बीच में करा इसमें, और ये सिर्फ डबल कोट्स ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर स्पेस देना है और उसके बाद फिर प्लस कर देना है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं पता है, अगर आप ध्यान दो तो हम सिर्फ दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट नहीं कर रहे, यहाँ पे तीन स्ट्रिंग होगी। कैसे, एक तो ए थी अपने पास, दूसरी बी थी। ये जो स्पेस है जो डबल कोट्स के अंदर है, ये भी एक स्ट्रिंग है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, नंबर लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो, स्पेशल कैरेक्टर लिख दो, या फिर क्या कहते हैं, आप स्पेस ही क्यों ना डाल दो, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक, जब अपन इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखो ये स्पेस आ गया। इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या देते हैं, कि आप अपने यूजर को कैसे आउटपुट दिखाना चाहते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ये भी आगे देखेंगे ना। तो ये चीज हो जाती है। अब इसी को मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे को ए वाली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी, तो आप वो लिख दोगे। अब देखो ना, यहाँ अगर आप नोटिस करो, SAS ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यानी वो 4 बार वो वाली वैल्यू प्रिंट हो रही। ये था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन। अब आते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पे, जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की मैं बात अभी कर रहा था। ठीक है, बिफोर पाइथन 3 स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाज डन यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, बोल देते हैं इसको, परसेंटेज समझ लो आप चाहें। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये। तो अब ये क्या करता था, जो अपना पहले अपन डिफाइन करते थे ना, ये जैसे कि इसके लिए ये अब यूज नहीं होता आपके, अब ये जरूरत का भी नहीं है। ठीक है, काम की चीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जो ओल्ड पाइथन थी, इवन अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे ना, सी में जाओगे, तो सी में अभी भी ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन अब ये यूज नहीं होता। स्ट्रिंग के लिए आप एस लेते थे, इंटीजर के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ, कैरेक्टर के लिए सी एच। ठीक है, सी। तो क्या कहते हैं, अगर आप इधर इसको लिखना चाहो तो मैं, जैसे कि ये है, अब इसमें क्या था, मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि ये बस ये इस काम आता था कि आपको आउटपुट क्या दिखाना है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा अलग दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। मार्क्स ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपने को ना ये दो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं, आप ध्यान दो, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ सिंपली ऐसे कि मार्क्स इन मैथ। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करेगा, मैं चाह रहा हूं इससे कि मार्क्स की जगह ये मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करेगी, 65 मार्क्स इन मैथ। ठीक है, मैथ को भी अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख दूं, ठीक है, मार्क्स इन सब्जेक्ट आर, ठीक है, जो भी करके आप लिखोगे, इतने मार्क्स इन सब्जेक्ट लिख दो खाली। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो आ रहा है मार्क्स इन सब्जेक्ट, लेकिन मैं चाह रहा था कि मार्क्स की जगह मेरी वैल्यू 65 आनी चाहिए और सब्जेक्ट की जगह मेरी वैल्यू मैथ आनी चाहिए। आप बोलो केस सेंसिटिव है, नहीं ले रहा होगा, कैपिटल एम कर दिया, लेकिन लो स्मॉल एम भी कर दिया, तब भी वही चीज आएगी। यहाँ पे काम आता है अपना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। मैंने बोला था आपको, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज लिख दोगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो, अगर हमको डायनेमिकली वैल्यू एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी है कि वो चेंज होती रहे स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। यानी अगर हमने वेरिएबल लिखा, क्यों, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं अगर प्रिंट करता हूँ ना कि मैं मार्क्स प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ तो 65 आ रहा है, लेकिन वही सेम मार्क्स अगर मैं इधर लिख रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर, तो वैल्यू 65 क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इधर अपन ने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज नहीं किया। डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दो, इवन अगर आपने उस वर्ड का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसको वेरिएबल नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग लेगा।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर वैल्यू होने वाली है। और अभी अपन क्या सीखते हैं, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, वो खुद डिसाइड कर लेती है कि वैल्यू क्या लेनी है, इंटीजर आएगी या क्या कहते हैं स्ट्रिंग आएगी या कैरेक्टर आएगी, फ्लोट आएगी, ठीक है। लेकिन हमें पुरानी पाइथन में बताना पड़ रहा है कि भाई इंटीजर वैल्यू होने वाली है परसेंटेज डी। सब्जेक्ट जो होगा उसकी वैल्यू परसेंटेज अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, परसेंटेज एस। अपन ने स्ट्रिंग का वो देखा था फॉर्मेट अभी, है ना। उसके बाद अपने को बताना है कि परसेंटेज में, अब इस जो अपने ये मतलब मॉड्यूलस साइन लगाया, मॉड्यूलस साइन ब्रैकेट के अंदर आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू लिखोगे, यानी मार्क्स कोमा सब्जेक्ट। और अब रन करके देखते हैं इसको, तो ये देखो क्या आया, 65 मार्क्स इन मैथ। अब उसको पता लगा कि इस परसेंटेज की जगह मेरे को ये वैल्यू लेनी है, और ये जो परसेंटेज एस है यानी मॉड्यूलस एस है, इसकी जगह मेरे सब्जेक्ट की वैल्यू लेनी है। भले ही आपने डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी परसेंटेज एस लिखा था, लेकिन उसने वो वैल्यू वो वेरिएबल की वैल्यू से रिप्लेस कर दी। ये ओल्ड फॉर्मेटिंग में आता था, जो पुरानी पाइथन थी, ठीक है। अब अगर अपन इससे थोड़ी एक लेवल ऊपर की पाइथन की बात करें, तो उसमें आता है ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मॉडर्न वे फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें ना आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि मैं वैल्यू जो रिप्लेस कराने वाला हूँ वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो ये पाइथन 3 में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर बेटर रीडेबिलिटी। एडवांटेजेस क्या थी, वर्क विद मल्टीपल डेटा टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे अपन को कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना, वैल्यू के अकॉर्डिंग खुद ले लेगा। इजी टू रीऑर्डर प्लेस होल्डर्स, अभी वो बताएंगे इसका मतलब क्या है। इसे अभी छोड़ो, ठीक है। तो अगर अपन अभी एक एग्जांपल देखें करली ब्रेसेस से, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस अपन ने लगाए हैं, अगर इनसे एक अपन एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को भाई नहीं बताना कि ये वैल्यू इंटीजर है या क्या है, मैं हर बार तुम्हें थोड़ी ना बताऊंगा, है ना। तो उसने अपन ने क्या करा, इस चीज को रिप्लेस कर दिया करली ब्रेसिस से। करली ब्रेसिस पाइथन को बताएंगे कि यहाँ पे आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है। पाइथन करली ब्रेसिस देखते ही समझ जाएगा यहाँ कोई वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्या वैल्यू लिखनी है वो पाइथन कहाँ से जानेगा। ये डॉट फॉर्मेट करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। ठीक। तो ये डॉट फॉर्मेट फंक्शन उसको बताता है कि जी आपके पास जो ये करली ब्रेसिस है ना, उनकी वैल्यू आपको मेरे अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं उनसे रिप्लेस करना है, ठीक है। आप वो करोगे, चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेम आउटपुट आना था इसलिए। अब मान लो कि मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, इन इन कर देता हूँ 3 बार, है ना, तब आपको चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने कर दिया, यहाँ वैल्यू आप कुछ लिख दो, 62 लिख दो, 62 हो गया, है ना। तो यानी कि अब अपन ने उसको नहीं बताया कि भाई मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ तुम्हें, स्ट्रिंग दे रहा हूँ या इंटीजर दे रहा हूँ, फॉर्मेट फंक्शन ने उसको खुद बता दिया। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि इस लाइन का मतलब अब समझाएंगे, इजी टू रीऑर्डर क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर्स, ठीक है। वो कैसे रीऑर्डर कर सकते हो आप, मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, प्रिंट वन और जीरो और फिर कोर्स और फिर नेम, इसे देखते हैं, इसी से आप समझ जाओगे रीऑर्डर का क्या मतलब है। अभी ना मैं इसको बोल देता हूँ वन और इसको बोल देता हूँ जीरो। अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि इंडेक्सिंग पे आ जाओ। जो मार्क्स है ना, वो कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे, और सब्जेक्ट कौन से पे है, वन पे। अगर आप यहाँ देखो पहले क्या है, 62, उसके बाद मैथ है ना। इसको अपन अगर फिर से रन करते हैं, तो मैथ आ गया पहले और 62 आ गया बाद में, यानी रीऑर्डर कर दिया, ठीक। कायदे में क्या आना चाहिए था, मार्क्स पहले आने चाहिए थे। अगर अब क्यों अपन जब तक फॉर्मेट देख रहे थे, मार्क्स पहले लिखा तो मार्क्स पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट पहले लिखा तो सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों। अपन ने उसको बोला कि इंडेक्स वन पे जो वैल्यू है उसको पहले प्रिंट करना है, और इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू है उसको बाद में इधर प्रिंट करना है, यानी अपन ने चीजों को रीऑर्डर कर दिया। ये उस लाइन का मतलब था। अब आ जाते हैं थोड़ी हाईली एडवांस वे पे, जहां पे अपन अब, और सबसे इजीएस्ट वे है ये, जो नई वाली पाइथन में बेसिकली जितनी वर्जन आ रहे हैं पाइथन में, इसी तरीके से अपन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। अपन को डॉट फॉर्मेट फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं। इजीएस्ट वे टू एम्बेड वेरिएबल्स डायरेक्टली इन स्ट्रिंग्स। एडवांटेजेस इसकी क्या है, सिंपल है, रीडेबल है, फास्ट है, सपोर्ट्स करता है एक्सप्रेशन ए कोमा बी, 5 10, प्रिंट सम ए कोमा बी। ये अभी दिखाता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि अपने पास ये था, तो अपन क्या कर रहे थे ना, अब तक या तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ले रहे थे या परसेंटेज ऑपरेटर ले रहे थे।
लेकिन अब क्या लिख, अपन को सिंपल एफ लिखना है। एफ का मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, यानी इसके अंदर अब जितने आप करली ब्रेसेस डिफाइन करोगे ना, वो स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होंगे, उनके अंदर की वैल्यू। ठीक है, तो आप एफ, जैसे ही आपने लिखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आ गया। अब यहाँ आप लिखोगे कि मार्क्स, ठीक है, और यहाँ आप लिख दो सब्जेक्ट, यानी आपके वेरिएबल की नेम, और आपने इसको करा प्रिंट 62 इन मैथ। ठीक है, डायरेक्ट आप यहीं पे लिख दो, और कितनी बार लिख दो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने 2 बार लिखा तो यानी कि मैथ मैथ, है ना। तो इस तरीके से एफ लिख के आप वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हो। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो ये था। अब ये क्या होता है, ए कोमा बी 5,10, ठीक है, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही तरीका है। यानी कि अगर मैं लिखता हूं ना ए कोमा बी इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, ये कोमा ये, पाइथन समझ जाएगा कि ए पहले कोमा से पहले की वैल्यू 4, कोमा के बाद बी है, यानी कोमा के बाद 5 है, 5 किसे असाइन होगी, बी को। ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ ए कोमा बी, ठीक है, और रिजल्ट ए प्लस बी, ये देखो 4 इन 5 रिजल्ट 9। उसने यहाँ प्लस भी किया, वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए, सब कुछ किया। ठीक है, तो बस ये था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में। अब ना ये कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के जो आपको पता होने चाहिए, और ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। एक डॉट अपर फंक्शन होता है, ये क्या करेगा कि हर एक कैरेक्टर के स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में बदल देगा। अभी दिखाऊंगा कैसे। लोअर उनको लोअर केस में बदल देगा, यानी स्मॉल लेटर्स में। टाइटल, यानी कि जो भी वर्ड होंगे ना आपके, उनके पहले कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देगा। ठीक, रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू, यानी कि सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हर एक, इसमें मैंने लिखा कि हेलो मेरे एक स्ट्रिंग थी, रिप्लेस करना है एच कोमा एच, यानी कि स्मॉल एच को कैपिटल एच से रिप्लेस करना है, उसने वो रिप्लेस कर दिया। स्प्लिट, ये डिलिमीटर का काम करता है। ए कोमा बी कोमा सी है, स्प्लिट करा कोमा से, ये मैं बताऊंगा अभी आपके एग्जांपल में। ऐसी फाइंड है, ऐसी एक स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये। इसको हटा देते हैं। अब मैं ले लेता हूँ नेम ले लेते, नेम अपन इसमें ले लेते हैं कि ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ, आप इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो। नेम डॉट अपर, ठीक है। पाइथन को मैंने बोला कि नेम डॉट अपर करना है। एक से इज नॉट डिफाइंड, ओह स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा स्मॉल लेटर में था, बस एक रजत का आर कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था, उसने पूरा का पूरा कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब रजत की वैल्यू कैपिटल हो चुकी है, या आप यहाँ कैपिटल ही लिख दो चलो, ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन में अच्छा रहे। ठीक है, अब मैं ना इसको लोअर में करना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये सारे कैरेक्टर्स लोअर चाहिए। मैंने आपसे बोला पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दोनों रजत को अलग कंसीडर करेगी, कैपिटल को स्मॉल लेटर्स को। ठीक है, और ये आपको जो मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैंने इसको किया, सारे के सारे लोअर लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यही स्ट्रिंग लिख रखी थी, मैंने लिख रखा था ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, और इसका मेरे को पहला लेटर कैपिटलाइज करना है, या फिर इसके बाद एक वर्ड और लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, टाइटल, ये देखो स्मॉल ए जो था पहले वर्ड का, उसको कैपिटल कर दिया, स्पेस के बाद अगला वर्ड वो खुद समझ जाएगा कि अगला वर्ड है, उसके पहले लेटर को कैपिटल कर दिया। ठीक, इसी के साथ अपने को इसने एक वो दे रखी हो, एक स्ट्रिंग ए बी सी डी। ठीक है, और इसको अपन स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं किस कैरेक्टर से स्प्लिट कर रहे हैं, कोमा के बेस पे। ठीक है, ये देखो
ये लिस्ट बना दी उसने, यानी हर एक कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया। आप बोलोगे कोमा तो पहले से था, नहीं। अगर आप इसका टाइप चेक करो ना, इधर देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ। टाइप, क्लास लिस्ट आ रहा है, ठीक। और अगर मैं इससे पहले प्रिंट इसका टाइप करूँ ना अपना, इस कन्वर्ट होने से पहले, तो नोटिस करो क्या आएगा। टाइप ऑफ नेम, समझे? यानी कि पहले ही स्ट्रिंग थी, स्प्लिट फंक्शन लगाते ही उसने कोमा के बेस पे उसको स्प्लिट कर दिया। ये कोमा कुछ भी हो सकता है, आप कोमा की जगह कोई भी कैरेक्टर लगा लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क के बेसिस पे उसको कन्वर्ट कर दो। एक कैरेक्टर और लिख देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, टाइप प्रिंट नहीं करेंगे अब उसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो आप ये देखो, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ ये कोमा लगा नहीं रहा है। लिस्ट के कैरेक्टर्स को कोमा से सेपरेट करते हैं, सेपरेटर वो जो ले रहा है वो एक्सक्लेमेशन मार्क ले, यानी स्पेशल कैरेक्टर जो आप यहाँ पे डिफाइन कर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जो आप यहाँ डिफाइन करोगे, उसके बेसिस पे उसको स्प्लिट कर देगा। अगर मैं यहाँ दो तीन वर्ड और लिख दूं ना, तो ये देखना कि ये नहीं कि सिंगल वर्ड में उसको स्प्लिट कर रहा है। अब ये देखो, पहला सिंगल वर्ड था क्योंकि पहले वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन था, फिर बी के बाद था, लेकिन अब चार वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन, तो उसने चार वर्ड को एक साथ रखा। ये स्प्लिट फंक्शन का काम होता है, ठीक। अब कौन सा फंक्शन रह गया अपना भी? रिप्लेस वाला है, फाइंड है और स्ट्रिप है, ठीक। रिप्लेस क्या करता है? ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। नेम डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इसे स्ट्रिंग को थोड़ा सही कर लेते हैं, कि जहां भी, मैं एक एच और लिख, जे जे, ठीक है, जहां भी जे है, ठीक है, जिस 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 इंडेक्स पर जे है, मेरे को उस इंडेक्स पर जेड वैल्यू चाहिए। ये देखो, उसने क्या काम किया, जहां जे था पूरी स्ट्रिंग में, उस जगह उसने जेड से जे को रिप्लेस कर दिया। तो ये रिप्लेस फंक्शन का काम आता है। अब एक होता है कि स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप फंक्शन क्या काम करता है? ये जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे पाइथन से, उसमें बहुत काम आता है। अब मान लो मैंने यहाँ स्पेस दे रखा है, इस स्ट्रिंग से पहले स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा ना, ये हमें जब लूप वूप चलानी होती है ना, तो हम स्पेस की हमें कोई जरूरत नहीं होती। स्ट्रिंग को मतलब एक रो डेटा को हमें क्लियर डेटा बनाना होता है। तो उसमें ना अपन स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं कि नेम डॉट स्ट्रिप, और ये क्या करता है, स्पेस हटा देता है उसके आगे से। अभी आपको इधर नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्पेस दिखता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूँ ना, स्ट्रिप करने के बाद, लेंथ फंक्शन यूज होता है उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल, उनकी लेंथ बताने के लिए। देखो ये 8 दिखा रहा है, मैंने इसको स्ट्रिप किया तो। लेकिन अगर मैं बिना स्ट्रिप के इसकी लेंथ प्रिंट करूं, तो देखना इसकी लेंथ कितनी दिखाएगा, 11। जो यहाँ ये स्पेस के कैरेक्टर्स दे रखे थे मैंने उसको 3, उसने वो हटा दिए स्ट्रिप फंक्शन में। यानी कि स्पेस के स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिंग के आगे से, यानी स्टार्टिंग से और स्ट्रिंग के बाद से जितने भी स्पेसिस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ये स्ट्रिप फंक्शन का काम है। फाइंड फंक्शन क्या काम करता है? फाइंड फंक्शन आपको बताता है कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू है, ठीक है। फाइंड ए, एस कर दिया, एस है नहीं है, टी कर दो, लेंथ हटानी है, फोर्थ इंडेक्स पे वो वैल्यू है। हाँ फोर्थ ही आएगी, क्योंकि ये देखो, पहले क्या है, स्पेस, 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 फिर ए, फिर डी, ठीक है। और अगर मैं स्पेस हटाऊं, तो आप देखना ये आएगा 1, 1 आ गया, ठीक है। तो ये उसके इंडेक्स को बताता है कि किस इंडेक्स पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। लेंथ फंक्शन मैंने आपको बताया, वो उसकी लेंथ को फाइंड करता है। तो ये ढेर सारे फंक्शन है, यही फंक्शन नहीं है, इज अल्फा और भी है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर करोगे वो फंक्शंस आपको आते हैं। इज अल्फा मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, क्योंकि इज अल्फा आपके काम आने वाला है, ठीक है।
मान लो कि एक कैरेक्टर है, ए ही कैरेक्टर है, और मैं कर रहा हूं कि इफ, ठीक है, और चला देता, इफ ए ऑफ 2 4 0, चलिए ऐसे नहीं लेगा, चलो कोई नहीं, क्यूब से करके आई इन नेम, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है हर एक कैरेक्टर, आई डॉट इज अल्फा, ठीक है। इसके बाद आपको करना है प्रिंट अल्फा बेट एल्स प्रिंट, ठीक है। तो ये फंक्शन बता रहा है कि हर एक आई के लिए, यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा, आई क्या आएगी, जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं होगी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी आई की वैल्यू ए है, ठीक है, फॉर लूप अपन ने चलाया क्योंकि आपने लूप पढ़ लिया है, ठीक है। तो ए डॉट इज अल्फा, तो ये चेक करेगा इज अल्फा फंक्शन की क्या वो जो ए है, जो आपने जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर लिया है आई के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट प्रिंट करो, नहीं है तो मत करो। यहाँ अपन ने देखा कि तीनों अल्फाबेट है, तो यानी कि 3 बार अपने को ये प्रिंट करके बताएगा अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि मैं जो आई वाली वैल्यू है उसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब अपना A1N, ठीक है। अब देखना एक नो अल्फाबेट आना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या करा, अल्फाबेट नो अल्फाबेट अल्फाबेट। तो ये चेक करता है कि क्या जो कैरेक्टर आप पास कर रहे हो क्या वो अल्फाबेट है, ABCD के अंदर आता है या नहीं है, या कोई और कैरेक्टर है, ठीक है। ये फंक्शन इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको काम आने वाला है अभी असाइनमेंट में। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग के जो आपको मतलब एक तरीके से मेमोराइज्ड होने चाहिए, कि आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन की क्या मांग है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, और आप उसको तुरंत लगा दे रहे हो, ठीक है। तो अब उसी के बेस पर ना ये असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्ट्रिंग। याद रखना है स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी हो सकते हैं, ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपसे बोला कि आपको काउंट करने हैं अल्फाबेट्स, और क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स के अंदर आपको पता करना है कि वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो इसके अगर आप हिंट देखो तो सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दो अपनी स्ट्रिंग को। क्यों? अगर कैपिटल ए है और कहीं स्मॉल ए है, ठीक है, तो वो दोनों को सेम नहीं मानेगा। पाइथन इज केन सेंसिटिव लैंग्वेज। आप सोचो कि कैपिटल ए हो गया स्मॉल ए हो गया है तो दोनों वो वाली, नहीं। पाइथन की नजर में वो दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। पाइथन को नहीं पता वोवल्स क्या है कॉन्सोनेंट्स क्या है, वो आपको पता है क्योंकि आपको हाई लेवल लैंग्वेज आती है, पाइथन को नहीं आती, पाइथन को सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। तो आप या तो सारों को अपर लेटर में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। आपने पहले वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या काम किया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया डॉट लोअर लगा के। फिर आपको लूप चलानी है, लूप चला के आपको देखना है कि आप जो कैरेक्टर स्ट्रिंग का ले रहे हो वो अल्फाबेट है कि नहीं है। अगर वो अल्फाबेट है तो आपको फिर अंदर जाना है उस लूप के, ठीक है, और फिर देखना है कि आपकी जो वो क्या कहते हैं जो आपने कैरेक्टर लिया क्या वो वोवल्स की रेंज में आता है, यानी A I O U जो है अपने, ठीक है, AIEOU। तो इसके अंदर अगर वो कैरेक्टर है, यानी इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर है, इफ जो आई वाला कैरेक्टर है वो इन कैरेक्टर्स के अंदर है, ठीक है, तो यानी कि वो एक वोवल है। तो आप वोवल की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, यानी वोवल +1 कर दो, यानी वोवल की वैल्यू में एक ऐड कर दो। पहले 0 थी फिर वो 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है, ये इज अल्फा मैंने पहले चेक करा दिया, इज अल्फा मैंने बताया स्पेसिस को इग्नोर करेगा स्ट्रिंग के अंदर। एल्स में आप क्या डालो कि ठीक है अगर वो AIEOU, ठीक है, ये जो अपने वोवल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर वो नहीं आ रहा, समझ रहे हो,
AEIOU के अंदर नहीं आ रहा वो, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अब जो क्या कहते हैं, अपन ने देखा कि अपन जो बचा वो कॉन्सोनेंट बचा। क्यों? स्पेशल कैरेक्टर तो अपन ने इग्नोर कर दिए इज अल्फा लगा के। जितने अपन देख रहे हैं वो सब क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स ही होने वाले हैं। अल्फाबेट्स में अगर एक रेंज में आ रहा है, वोवल्स की रेंज में आए तो वो वाले, नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है कि वो कॉन्सोनेंट होने वाले। तो यानी आप कॉन्सोनेंट की वैल्यू को एक बढ़ा दो, और फिर जब आपकी ये क्या कहते हैं लूप खत्म हो जाती है, जब आप पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लोगे, लास्ट में प्रिंट कर दो कि वोवल्स कितने थे और कॉन्सोनेंट्स कितने थे। ये आपका असाइनमेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू। Thanks, Rajat. Yuvik, you have any questions? No, sir. Okay. How are your other assignments going, Yuvik? You are submitting the assignments after each session, each module? No, sir. I've done the first few, and now I'm like, as we go ahead, we are learning new techniques. I'm trying to use those techniques in the older assignments to improve them, make them better. Okay. Ensure that you are doing all the assignments, and as soon as your assignments are complete and you're satisfied that it's done well, upload that into the form. Don't miss any of the assignments, because once you give all the assignments, those will be evaluated. So if anything is missing or is not correct, can impact your internship certificate and the completion. Okay. Yes, And practice as much as you can. We can show only the limited things in a session, but you should try out new things. Now that you have understood these string operations, you can try to build the sentences using Python program, or try to extract the words out of the sentence, try to search for certain words within the sentences. I mean, there are so many use cases that you can try to do. More you do, more you will gain the expertise in Python. Okay. yes. Okay. Any questions, Yuvik, for now, for Rajat? No. Okay. All right. Then we'll close the call. Thank you, Rajat. Thanks, everyone, for joining. And Thank you, happy sir. Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali.